चलिए बेटा, तो ध्यान दीजिए अभी। आज का टाइटल है मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। एक गाड़ी हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड में पे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पीड से आप चला सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कर्व्ड रोड है यहाँ पे, और एक गाड़ी है जो फ़िलहाल टर्न ले रही है। इट इज़ ट्रैवलिंग विद स्पीड v, और ट्रैवल करते करते वो अभी फ़िलहाल यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से ऐसी आई थी और टर्न लेके आगे बढ़ रही है। मैं आपसे पूछूंगा सवाल, यहाँ पर किस चीज़ ने इसको टर्न लेने पे मदद किया, तो इट विल बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो हम लोग कहेंगे देखो, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होता और मैं 60 की स्पीड से आ रहा होता, तो भाई यहाँ पर आप देखते कि गाड़ी ऐसी 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 गई, है ना, और सीधा आगे चला गई विदाउट टेकिंग एनी टर्न। तो रफनेस की वजह से रोड पे, फ्रिक्शन की वजह से रोड पे, वहाँ पर हम देखते हैं गाड़ी क्या है, इजीली टर्न ले पा रही है। जब गाड़ी टर्न लेती है एक सर्कुलर टर्न पे या सर्कुलर पाथ पे, तो इतने हिस्से में वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। ओके, अगर मैं मान के चलूँ, लेट m बी द मास ऑफ व्हीकल, अगर आप मान के चले कि m जो है मास ऑफ व्हीकल है, r जो है रेडियस ऑफ कर्व्ड रोड, v है मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल दैट इट कैन अचीव in the circular turn, maximum speed of the vehicle that it can achieve in the circular turn। तो अगर हम लोग इस तरह से देखें तो मैं ये कह सकता हूँ the force of friction provides, मैं थोड़ा डायरेक्ट जंप करके लिख रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ नहीं लिख रहा हूँ। जो नोट्स रहेगी उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, मैं सिर्फ एसेंशियल पॉइंट्स जो है अपने काम के अभी फ़िलहाल जो समझने के लिए इम्पोर्टेंट है ना, तो बस वही लिख रहा हूँ। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन द कार टेक्स सर्कुलर टर्न। तो जब ये कार सर्कुलर टर्न लेती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहाँ है वो असल में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। अब फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिखूँगा मैं, mv स्क्वायर अपॉन r। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या लिखूँगा, μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब किसी किसी के मन में विचार आया होगा जो अच्छा डीप में सोच रहा है कि भैया यहाँ गाड़ी मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, मगर सर ने यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिखे, ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन लिखे, ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन। मोशन है तो भैया आना क्या चाहिए था रूल के हिसाब से, काइनेटिक फ्रिक्शन आना चाहिए था, मगर भैया मोशन है उसके बावजूद आपने स्टैटिक फ्रिक्शन लिखे, है ना। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, देखो बेटा यहाँ को गौर से। अब अगर एक सर्कुलर मोशन को हम अच्छे से समझ पाए, सर्कुलर मोशन को अच्छे से समझ पाए, तो यहाँ पर होता क्या है बेटा, एक ऑब्जेक्ट जब वो यहाँ होता है तो वो इधर जाना चाहता है, ये इसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। उसके अगले ही कदम वो अब इधर जाना चाहता है, ये इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। मतलब जब भी कोई पार्टिकल इस तरफ गोल गोल घूमता है तो वो सीधा जाना चाहता था, उसकी टेंडेंसी क्या थी, सीधा आगे बढ़ने की। वो तो क्या हुआ, उसको थोड़ी मालूम था कि सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे आगे खींच डालेगा अंदर। जैसे एक बात बताओ, एक पत्थर को तुम धागे से बांध के जब गोल गोल घुमाते हैं, हर कदम पर पत्थर की टेंडेंसी होती है कि वो बाहर भागना चाहता है, मगर धागा उसको क्या करता है, अंदर की तरफ खींच लेता है और उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने पे
मजबूर करता है। ये बात समझ में आई आपको? बात समझ रहे क्या आप? पत्थर है, धागे से बांधे, गोल गोल घुमा रहे। अब मुझे एक बात बताओ, अचानक धागा टूट गया तो पत्थर कैसा भागता? हाँ, सीधा। आवाज़ मत करो। तो जब ऐसा ऐसा घूम रहा यहाँ पर टूट गया पत्थर, तो वो यहाँ पर टूटने पर अगर पत्थर नहीं, सॉरी, धागा, यहाँ पर अगर धागा ऐसा घूमते घूमते इस पोजीशन पे धागा टूट गया, सर्ट करेगा, ऐसा भागेगा टेंजेंशियली आउटवर्ड्स, है ना? अच्छा एक बात बता मुझे, मतलब उसकी टेंडेंसी क्या थी? वो कहाँ जाना चाहता था? सीधा, टेंजेंशियली सीधा बाहर के तरफ। मगर वो धागे ने क्या करा? उसको खींच के अंदर खींच डाला इसको। तो वो जाना चाहता था, गया क्या? उस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? अब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करने की कोशिश करती है मगर हो नहीं पाती, तो उस दौरान उसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा होता है? स्टैटिक। याद है ना? किसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है मगर हो नहीं पा रहा है, तो उस वक्त कौन सा फ्रिक्शन जनरेट होता है? स्टैटिक। तो यहां पर भी अगर जब गाड़ी गोल गोल घूम रही, तो इसकी टेंडेंसी है कि वो यहां जाना चाहती है सीधा। अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता? वो सीधा आगे भाग जाती थी। मगर इस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं, उसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बदल गया। तो मैं कहूँगा इस गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ क्या? नहीं हुआ। वो डिस्प्लेसमेंट करना चाहता था मगर हो नहीं पाया। जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करना चाहता है मगर नहीं हो पाता है, उस दौरान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा डेवलप होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसीलिए जो कार है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करना चाहती थी, जब वो यहाँ थी तो वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करना चाहती थी मगर हो नहीं पाई। इसी वजह से मुझे वहाँ पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि जब भी आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हैं मगर डिस्प्लेसमेंट हो नहीं पाता है, आप डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हैं मगर हो नहीं पाता है, तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है वो कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग कह सकते हैं, है ना? दैट्स वाई हम लोग ने यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिया, दैट इज μs इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब ऐसा है कि ठीक है, चलो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? देखो, अगर मैं गाड़ी को यहाँ से देखूँगा पीछे से, तो मुझे तो गाड़ी सिंपली इस तरह से नज़र आएगी कि भैया देखो ये गाड़ी है, इसके चक्के इधर से, ये रोड सरफेस पे है, नीचे उसके वेट लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने उसको अंदर की तरफ, मतलब इस तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने खींचा था एज सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में। मैं कहूँगा यार देख, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन जो है ना वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो सिर्फ mg के बराबर है, तो मैं यहाँ लिखूँगा देयरफॉर mv²/r इज इक्वल्स टू μs इंटू mg। m और m गया कैंसर, v² इज इक्वल्स टू μs इंटू rg, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू √of μrg, v इज इक्वल्स टू √of μrg। तो यहाँ इस तरह से हम लोग ने देखा कि आपका मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल अलोंग द कर्व्ड बैंक रोड, v या v मैक्स जो बोलेंगे, इस फॉर्मूले से दिया जाता है √of μrg। आई बात समझ में, है ना? मिसाल के तौर पे आप एज अ सिविल इंजीनियर एक रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप देखते हैं कि भैया उस रोड को जो हमने कंस्ट्रक्ट किए, है ना, अब वहाँ उसके आसपास कॉलेज या कुछ ऐसा स्कूल जैसा कुछ होगा, तो ऐसी सिचुएशन में ख़ास तौर से आपको लगाना पड़ता है स्पीड लिमिट कि भैया यहाँ पर जब टर्न लेंगे, यहाँ ट्रैवल करेंगे तो इतनी स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल मत करना है, तो घातक है ना? तो वो क्या चेक करते हैं? सबसे पहले चेक करते हैं कि भैया आर की वैल्यू क्या है, जो हमने रोड डिज़ाइन किए हैं उसका रेडियस क्या है। फिर आपने जो रोड बनाया होगा उसकी रफनेस के अकॉर्डिंग, अब वो विथ प्रैक्टिस और विथ सम इंजीनियरिंग फार्मूला आप म्यू निकाल सकते हैं कि भैया उस रोड का रफनेस यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। तो उन्होंने ये म्यू की वैल्यू निकाला, आर की वैल्यू निकाला, और जी तो कांस्टेंट होता है हमारा 9.8। ये वैल्यूज़ डाल के उनको वहाँ की स्पीड लिमिट पता चल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ स्पीड लिमिट आई 60 किलोमीटर पर आवर, उसमें आ गया कि भाई 60 के ऊपर मत चलाना, नहीं तो गाड़ी फिसल जाएगी, तो फिर वो वहाँ पर लगा देते 60 किलोमीटर का, है ना? वहाँ पर भैया की सिंबल कि भैया यहाँ पर 60 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी चलाना मत, 60 किलोमीटर पर आवर, नहीं तो आपकी गाड़ी फिसलने की चांसेस है। आई बात समझ में आपको? तो ये इस तरह से स्पीड लिमिट डिज़ाइन होती है। तो किसी भी रोड सरफेस पे स्पीड लिमिट 3 बातों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी 3 बातें?
रोड का रफनेस कितना है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आर, रेडियस ऑफ द कर्व्ड रोड कितना है। तीसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये 3 बातों पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब हमारा अगला है, लिख लो आप ये जब तक कि इसी जगह मुझे अगला पॉइंट लिखना है। चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट टाइटल नंबर प्लीज? 0.5, बैंकिंग ऑफ रोड। मैं ये डेफिनेशन लिख कर दे रहा हूँ बैंकिंग ऑफ रोड की। कल मैं डेफिनेशन सबसे पूछूंगा, ये कल सबको ये लर्न होना चाहिए। बैंकिंग ऑफ रोड is an arrangement. Banking of road is an arrangement in which outer edge of the road along the curve is kept at higher level as compared to the inner edge at some suitable angle to provide necessary centripetal force. To provide necessary centripetal force. तो बैंकिंग ऑफ रोड एक इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें रोड का बाहरी किनारा आप थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं एज़ कम्पेयर टू द इनर एज, यानी अंदरूनी किनारे के मुकाबले, ताकि आप, और वो सब सूटेबल एंगल, ताकि आपको ज़रूरी सेंट्रिपेटल फोर्स मिल सके। अब आपने नोटिस किया होगा हाईवे पे आपने नोटिस किया होगा जहाँ गाड़ी टर्न लेती उसमें रोड का एक हिस्सा थोड़ा ऊपर रहता इंक्लाइन और एक हिस्सा थोड़ा सा नीचे रहता। ये जो फार्मूला 1 रेसिंग कार्स की जो ट्रैक रहती या नैसकार्स की जो ट्रैक्स रहती, तो जो कार रेसिंग रहती तो उसमें तो बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन रहता है वहाँ पे। तो बोले इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो क्या होता है कि आप सोचते हैं स्पीड लिमिट बढ़ाने का फॉर्मूला। अब अगला जो पॉइंट मैं लेने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। मैं इसको ओरली कवर करने वाला हूँ, मगर नोट्स में वो थ्योरेटिकली दिया हुआ है, आपको याद रखना है इसको। देखो, मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल का फॉर्मूला आप जानते हैं कि वो उसका फॉर्मूला इस तरह से दिया जाता है, √μ/g। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज अ फंक्शन ऑफ म्यू, आर एंड जी, यानी वो 3 बातों पे डिपेंड करता है, म्यू पे, आर पे, जी पे। अब हमने कहा कि चलो ठीक है, एक एक करके मान लो आपने एक रोड डिज़ाइन किए, उस रोड पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट आपने जो भी अटेन कर सकते थे कर लिए। उसकी स्पीड लिमिट आई वहाँ पर मान लो 100 किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड लिमिट आ गई 100 किलोमीटर्स पर आवर। देखो उधर बैठ जाओ, चले छोड़ दिया उसको घर पे, ऑल ओके। देखो, तो गाड़ी की स्पीड लिमिट हमने कहा कि कितनी है। इस रोड को मैंने डिज़ाइन किया ऑन एन एवरेज और मैंने देखा कि गाड़ी की स्पीड लिमिट यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आ रहे हैं। मगर मान लो कि तुम क्या कर रहे हो, रेसिंग ट्रैक बना रहे हो, और रेसिंग ट्रैक पे तुम ऐसा तो नहीं बोल सकते भैया स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर, उसके ऊपर गाड़ी मत चलाना। तो काय की रेसिंग बोल सकते क्या तुम उसको? नहीं, वो जो जितनी चाहे उतनी क्रॉस करेगा। फार्मूला 1 रेसिंग कार्स 300-400 की स्पीड से भागती अराउंड, है ना, 300 to 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागी। तुम उसको बोल थोड़ी सकते कि देखो तेरे को बाइंडिंग है तो 100 के ऊपर गाड़ी चलाना नहीं। क्यों? क्योंकि मैं रोड बना नहीं सकता वैसी, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इवन अगर सपोज़ करो हम लोग जो हाईवेज़ बनाते हैं, जनरल एक्सप्रेस हाईवेज़ जो बनाते हैं, अगर मैं सारे रोड हॉरिजॉन्टल रखूँ और हॉरिजॉन्टल रख कर ही टर्न्स बनाऊँ,
तो उसकी जो स्पीड लिमिट है हार्डली 50-60 किलोमीटर, मतलब 40 से 50 हो जाएगी टर्न पर, तो 40, ये बस 40 भी मुश्किल से हो जाएगी, 40-50। तो हम चाहते हैं कि देखो भैया ये एक्सप्रेस हाईवे है, यहाँ पर गाड़ियाँ 80 और 100 की स्पीड से ट्रैवल करती हैं और वो गाड़ी अपनी स्पीड मेंटेन रखें, क्योंकि एक बार तुम 100 की स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक से तुमने जैसे टर्न है और तुमने तुम्हारी स्पीड स्लो कर डाले तो पीछे वाली गाड़ी आके क्या कर देगी, ठोक देगी। तो इसीलिए उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए तुम क्या चाहते हो कि भैया टर्न पर अगर गाड़ी हॉरिजॉन्टल रोड पर 100 की स्पीड से चल रही है तो आपके टर्न पर भी उसने अराउंड 100 की स्पीड से चलना चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्रेस हाईवे है। अब हुआ ये कि चलो ठीक है, अपन ने एक्सप्रेस हाईवे डिज़ाइन कर दिए, या अपने को कॉन्ट्रैक्ट मिला एक्सप्रेस हाईवे डिज़ाइन करने का। अब तुम ये सोच रहे कि भाई तुम आधे अधूरे इंजीनियर, तुमने ये फॉर्मूला पढ़े बस √μ/g, है ना। तुमसे पूछा गया कि अच्छा बोले अब क्या करना है, स्पीड लिमिट बढ़ाना है। बोले कैसे बढ़ाएंगे, तो एक काम करो म्यू इसको बढ़ा दो। बोले कैसे बढ़ाएंगे म्यू, बोले रोड की रफनेस बढ़ा के, रोड को बहुत ज़्यादा रफ कर दो। बहुत ज़्यादा रफ कर दोगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड लिमिट बढ़ जाएगी, वी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो देखो अब तुम 100 के 120 की स्पीड से भी टर्न ले सकते, मगर ये बढ़ाना प्रॉफिटेबल नहीं है। बोले कैसे प्रॉफिटेबल नहीं है, बोले इससे टायर्स के जो ट्रक के जो टायर्स है वो बहुत जल्दी घस के फट जाएंगे। तो बोले इससे हमको क्या, वो ट्रक वाले संभाले, अपना पैसा जा रहा क्या, बिल्कुल जा रहा, घुमा फिरा के अपना भी पैसा जाता। देखो तुम पेट्रोल के दाम बढ़ते, डीजल के दाम बढ़ते, क्या होता, हर चीज़ के दाम अपने आप बढ़ जाते, है ना, ऑटोमेटिकली बढ़ जाते। सब्ज़ी भी लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, क्यों, क्योंकि ये सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट काय में होता है ना, गाड़ियों में ही होता ना। अब अगर मान लो कि कोई मतलब मान लो किसी को कोई एक सिटी से दूसरी सिटी आपको कोई सामान लाने के लिए, बेचने के लिए, सब्ज़ी भाजी लाने के लिए पहले 100 रुपये का पेट्रोल लगता था, मगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अब वही चीज़ वो लाने के लिए उसको 150 रुपये लग जा रहे। तो तुमको क्या लगता है वो पुराने रेट पे भेजेगा क्या सब्ज़ी, वो उसको ज़्यादा चार्जेस लग जा रहे हैं ना। तो अब वो क्या करेगा, अपना भाव बढ़ा के देगा। मतलब मान लो कोई सब्ज़ी भाजी तुमको 20 रुपये में मिल जाती थी पहले, वो बोलेगा नहीं 30 रुपये में आपको इसका भाव। तो तुमको ऑटोमेटिकली वो क्या चीज़, उसकी प्राइस बढ़कर मिली। तो अब हो रहा क्या, जब इस तरह से मामला है कि रोड अगर रफ़ है, रोड सरफेस क्या है, अगर रफ़ है तो भैया वहाँ टायर्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। वियर एंड टीयर ऑफ द टायर्स क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। अब अगर वियर एंड टीयर ऑफ द टायर्स बढ़ गया तो आपके पूरे ओवरऑल इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। क्यों कि जो टायर्स पे देखो जो चलना चाहिए था मान लो 4-5 साल, वो एक ही साल में ख़राब हो जाएगा, है ना। अब अगर ये हर साल वो टायर्स चेंज कर रहे जो कि काफ़ी महंगे होते हैं, है ना। अगर आप बड़े बड़े ट्रक्स के टायर तो 30-40 हज़ार का एक टायर होता है, उसको तो साला 10-10 टायर लग जाते, कभी किसी को 10 लग रहा, किसी को 6 टायर लग रहा ट्रक का। तो भैया तुम अगर उसको बोलोगे हर साल टायर बदल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब बहुत पहले की बात, जब ये 4 लेन बना नहीं था, मैं कार से ही अप डाउन करता था उस वक्त बालापुर से, तो रोड के हालत बहुत खस्ता थे। अब ऐसा है कि एकदम हाई क्वालिटी की जो टायर्स है मैंने डलवाया, अच्छी खासी मशहूर कंपनी थी, भैया बोले भैया ये बहुत हाई क्वालिटी की मजबूत टायर है, इसको डालो, इसकी 5 साल की वारंटी है, 6 साल की वारंटी है, कुछ ऐसा आया था। मतलब ठीक है डालते भैया ऐसे ही। अब हुआ ये कि 1 साल के अंदर टायर ख़राब, 2 टायर सामने के जो मैंने डलवाया था उसके अंदर पूरा ख़राब। अब रीज़न बिहाइंड दैट, रोड अपने माशाल्लाह थे उस टाइम, है ना, जगह जगह पे गड्ढे ये वो सब उसके अंदर। तो 1 साल के अंदर ख़राब हो गए और वो 12-15 हज़ार रुपये का मेरे को चूना लगा। अब फिर उसके बाद है ना मुझे क्या वो फिर वारंटी में था, मगर वो एक वो रहता उसके अंदर कि भाई ये क्रैक नहीं होना। मतलब वो क्या होता, जब टायर हिट होता गड्ढों से पत्थरों से, तो उसके अंदर कोई अगर कोई कुछ रहता है, एक ब्रेकेज अगर आ गया तो वो वारंटी से निकल जाता। तो ब्रेकेज आ गए थे रोड रफ होने की वजह से, तो वारंटी में से निकल गया था वो। तो खैर मेरे को लग गया 12,000 रुपये 15,000 रुपये उस वक्त, कि भैया कि ये 1 साल के अंदर लग गया, जबकि उसका एस्टिमेटेड लाइफ पीरियड कितना था, 5 साल। अब फिर बाद में 4 लेन बन गया यहाँ पे, है ना। अब मेरे को याद ही नहीं लास्ट टाइम मैंने कब डलवाया, मेरे को ये ही याद नहीं है। मतलब 4-5 साल, 4-5 साल 3-4 साल तो ऑटोमेटिकली हो चुके, अभी भी 1-2 साल और चलता आराम से। तो देखो सिर्फ रोड का रफ होने की वजह से और रोड का सही तरीके से स्मूथ होने से, है ना, कितना फ़र्क पड़ जाता है ना। तो वही आप सोचिए कि ये तो चलो अपन खुद है, मगर ये जो सारी चीज़ें जो लगातार रोज़ जिसका ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, तो उसको अगर मान लो कि रोज़ उसको गाड़ियाँ चलाना है, बड़े बड़े रूट पर चलाना, तो उसके टायर कितने घसेंगे। तो इसी वजह से म्यू की बढ़ाना सही नहीं है। अगर म्यू बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वियर एंड टीयर ऑफ द टायर्स बढ़ जाएंगे।
उसके अलावा ये भरोसेमंद भी नहीं है। बोले भरोसेमंद क्यों नहीं है? अगर मान लो कि बारिश का मौसम है, वहाँ टर्न पे स्पीड लिमिट लिखा हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, वो बोल रहा बड़े मज़े से तो 80 चला, बिंदास चला गुरु, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। या हमने टायर को, बोले रोड को ऐसा डिज़ाइन किया कि यहाँ पर म्यू इतना बढ़ा कर रखे हमने कि गाड़ी स्लिप होंगी नहीं। मगर होता क्या है, जब रोड पर पानी पड़ेगा, जब रोड पर बारिश का पानी बढ़ेगा, तो पानी पड़ने के वजह से म्यू की वैल्यू कम हो जाती है। होता है ना, कई बार कहीं पानी गिरा तो अपन फिसल जाते हैं ना वहाँ पे, तो वो म्यू की वैल्यू कम हो जाती है। वो बंदा वो देख के चल रहा बोर्ड को, अरे इसने मेरे को गारंटी दी, बोले 80 के ऊपर चला, बिंदास चलाते हो, कुछ नहीं होने वाला। वो ट्रक वाला, गाड़ी वाला मस्त चला रहा 80 की स्पीड में, बारिश का मौसम था। अब वो हुआ क्या, बारिश की वजह से रोड का म्यू क्या हो गया, कम हो गया। क्या होगा, धड़ करके आगे ठोक दिया उसने वहाँ पर, जो भी है। तो इस तरह से कि ये रिलायबल भी नहीं है। ज़रूरी नहीं सिर्फ बारिश का मौसम, चलते फिरते जो गाड़ियाँ चलती रहती है उसके कहीं ना कहीं ऑयल कभी कभार टपकते रहता है। मान लो ऑयल चलते फिरते फिर आप अगर नोटिस करें, वो लगातार ऑयल गिर रहा है वहाँ पर। जब लगातार ऑयल गिरता है किसी बार बार सरफेस पे, अगर मान लो, तो फिर भैया वो थोड़ा सा ग्रीसी हो जाता। ग्रीसी हो गया तो ऑटोमेटिकली म्यू क्या हो जा रहा, कम हो जा रहा। तो इसीलिए म्यू जो है, एक तो इकोनॉमी पे भी इफेक्ट करता है, रफनेस बढ़ाने से इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है, और दूसरा क्या, आपके लिए वो रिलायबल भी नहीं है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर ये इंक्रीजिंग म्यू to increase the speed limit, increasing mu to increase the speed limit is not affordable economically, as well as it is not reliable in rainy season, as well as it is not reliable in rainy season, or due to oil of moving vehicle। अब इतना रिसर्च कर डालें म्यू पर कि म्यू बस एक लेवल तक बढ़ा सकते, उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। वो होना भी ज़रूरी है, मगर उसको ज़्यादा भी बढ़ा नहीं सकते, वो घातक हो जाता है बढ़ना। अब अगला बारी किसकी आई फिर, आर की। बोले आर बढ़ा दो, है ना, बोले आर बढ़ा दो, बोले आर आपको स्पीड लिमिट बढ़ा देगा। मगर मसला क्या है, मुंबई जैसा शहर है ना, मान लो थोड़े कुछ सालों के बाद मान लो आप लोग बहुत अमीर हो गए, है ना, आप में से कोई भाई बहुत ज़्यादा, कौन किसको करते हैं अमीर, कौन है गाड़ियों का शौकीन, हाँ, तो तुम दोनों इंजीनियर को ही पकड़ लेते हैं अब, है ना। चलो अब्दुल्ला है और साद है, मान लो अब्दुल्ला बहुत अमीर हो गया इंशाल्लाह बोले, है ना। अब ऐसा है, अब्दुल्ला का शौक है, बोले भैया मुझे यहाँ पर बोले इंडिया में फार्मूला 1 रेसिंग कोर्स का ट्रैक बनाना है ना, ये है। तो अब्दुल्ला ने क्या किया, बहुत सारा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 करोड़ रुपए लगाकर मुंबई की एक बड़ी सी ज़मीन प्राइम लोकेशन पे खरीद लिया कि यहाँ मैं फार्मूला 1 रेसिंग कोर्स बनाऊँगा, है ना, और यहाँ पर खूब बाद में जैसा कमाऊँगा, यहाँ पर जो भी है, ये शौक पूरे करूँगा जो भी। तो अब ऐसा हुआ, इसको बढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट उसने दिया साद को। अब भैया साद ने क्या करा, ठीक से पढ़ाई किया नहीं, है ना। साद को सिर्फ यही फार्मूला मालूम था, म्यू बढ़ाने का, आर बढ़ाने का, जी बढ़ाने का, ठीक है। तो साद ने क्या बोला कि ठीक है मैं म्यू बढ़ा देता, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देता, ठीक है, मगर म्यू बढ़ाने की स्पीड लिमिट होती, सर ने बताया था, बोले स्पीड लिमिट रहती है ना, मैं म्यू की एक लेवल रहती, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, टायर फट जाएंगे नहीं तो बहुत तेज़ी से। तो अब बोले अब क्या, बोले आर बढ़ा देते, बोले स्पीड लिमिट बढ़ाने के लिए। तो वो बोलेगा देख तुम्हारे को कितना, एक काफ़ी बड़ा रेसिंग ट्रैक चाहिए ना, तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ से अपन ऐसा बनाएंगे डिज़ाइन, ऐसा देखो रेडियस अपने आप बड़ा हो रहा, बोले, है ना, फिर उसके बाद ये ऐसा 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 रेसिंग ट्रैक बन जाता। तो बोलेगा अब्दुल्ला, बोले अरे मेरी तो ज़मीन इतनी है, अरे तो इतना नहीं कर सकता क्या, अरे ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, हाँ ये भी थोड़ी खरीदना ही पड़ेगा, है ना, ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, ये भी, ये भी, ये भी। तो अब जो उसका प्रोजेक्ट था 100 करोड़ का, है ना, ज़मीन जो उसने खरीदा था 100 करोड़ की, साथ ने क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक काम कर 800 करोड़ रुपए लगा दे,
पूरी यहाँ तक ज़मीन खरीदे, तेरा मस्त रेस ट्रैक बना के देता, वो क्या करेगा? उसको लात मार के हकाल देगा, अबे निकल, है ना, क्या लाया तूने? ये बोले मैं 100 करोड़ रुपए, तो बोले ठीक है लगा दिया, इतना काफ़ी है। बोले तू और 800 करोड़ रुपए लगा सिर्फ ज़मीन खरीदने के लिए, तो है ना, इतने में तो सारा कहीं भी बना लूँ मैं। तो ये क्या है? आर बढ़ाना, रेडियस बढ़ाना। ये सही हुआ क्या? तुमको मालूम है कि तुम रेडियस बढ़ा करो, स्पीड लिमिट अपने आप बढ़ेगी, है ना, ये मालूम है तुमको, मगर रेडियस बढ़ाना भी सही नहीं है। वो इकोनॉमिकली अफोर्डेबल नहीं है हर जगह कि तुम भाई ज़मीनें खरीदते जाओ खरीदते जाओ खरीदते जाओ रेडियस बढ़ाने के लिए, नहीं। तो भैया यहाँ पर हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग रेडाई फॉर इंक्रीजिंग स्पीड लिमिट इज नॉट अफोर्डेबल, इज नॉट अफोर्डेबल, है ना, ये बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है कि रेडियस बढ़ाओ। आप बोलेंगे अब ज़मीन इतने खरीदना पड़ेंगे इसके वास्ते, दिस इज़ नॉट अ गुड सॉल्यूशन। बोले अब क्या? तो आखिरी में बोलेगा स्मॉल जी बढ़ाओ। अबे स्मॉल जी बढ़ाना तेरे हाथ में है क्या? वो तो नेचुरल है ना, वो साइज़ ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता, मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता। अब तो ये थोड़ी बोल सकता है एक काम करो अर्थ का मास बढ़ा देते अपन, पॉसिबल है क्या वो? नहीं भाई। तो स्मॉल जी बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इंक्रीजिंग स्मॉल जी इज़ नॉट प्रैक्टिकल, ले दे के अटक गए मामले में। तो अब ये तीनों मामलों को मैंने गौर से देखा। म्यू बढ़ाने से क्या मसला है, आर बढ़ाने से क्या मसला है, स्मॉल जी तो हम बढ़ा ही नहीं सकते। ये तीनों चीज़ों को ट्राई करके देख लिया अपन ने। अब इससे पूरा हम लोग एक सोल्यूशन पे आया कि भैया देखो कुछ और सोचना पड़ेगा, है ना, कुछ और सोचना पड़ेगा। अब अगर कुछ और सोचना है तो क्या? पैड बता। अब अगर सपोज़ करो मैं कोई भी चीज़ को यहाँ पर रखता हूँ, है ना, तो मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि जब भी मैं किसी चीज़ को टेढ़ी करता हूँ तो उस चीज़ को इधर के साइड में फोर्स फील होता है। देखो अभी ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा आ रहा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा टोटली ऊपर है। इमेजिन कर कि यहाँ पर रोड ऐसा आ रहा, कर्व इधर जा रहा है, तुम्हारे लेफ्ट में जा रहा कर्व, ऐसा टर्न आ रहा लेफ्ट में जा रहा। चलो ठीक है, मान लो कि टर्न ऐसा आया और लेफ्ट में जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा ऐसा। उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? ये देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन है। जब तुम रोड को ऐसा टेढ़ा कर दोगे तो नॉर्मल रिएक्शन अब कैसा हो गया? टेढ़ा हो गया, है कि नहीं? अब इस नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट्स में बांटो, वर्टिकल कंपोनेंट और एक देखो इधर आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है n sin थीटा, उसका जो डायरेक्शन तुम देखेंगे ना सर्कल के सेंटर के तरफ है। देखो नॉर्मल रिएक्शन भी एक किस्म का क्या है, फोर्सिश है। तो तुमने क्या देखा, जब तुमने उसको ऐसा टेढ़ा किया, सरफेस को जो टेढ़ा किए, तो नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन किधर आ रहा? सर्कल के सेंटर की तरफ। और वो फोर्स जो सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है वो कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब जो तुमको चीज़ की कमी थी वो नॉर्मल रिएक्शन दे देगा, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट n sin थीटा वो तुमको दे देगा। मतलब ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा हैंस द रोड इज बैंड, हैंस द रोड इज बैंड so that horizontal component of normal reaction provides necessary centripetal force. Horizontal component of normal reaction provides necessary centripetal force. CPF मतलब centripetal force। आया समझ में? तो ये नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, ये नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से, है ना। और हमें भी नीट में भी अगर आया तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं ना उस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर अच्छे से लिख डालो। तो देखिए बेटा, अब जो हमारे सामने है दैट इज़ एंगल ऑफ बैंकिंग। सबसे फिलहाल एंगल ऑफ बैंकिंग होता क्या है?
द एंगल बिटवीन द रोड सरफेस एंड द हॉरिजॉन्टल व्हेन द रोड इज बैंक्ड अलोंग द कर्व इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल है बट रोड सरफेस ऐसा बना हुआ है, टेढ़ा, थोड़ा सा इंक्लाइंड बना हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये असल रोड सरफेस है। होता है ना कि जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, बाहर के किनारे पे थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल डाल के इसको ऊंचा कर देते हैं और ये अंदर का एरिया है जो थोड़ा सा अंदर की साइड रोड की जो दबी भी रहेगी। कोई भी अगर आप पीछे से देखेंगे तो गाड़ी आपको इस तरह से टेढ़ी चलती हुई नज़र आएगी। अब देखो जितना मैंने बना एग्जैक्ट उतना टेढ़ा थोड़ी रहता है, थोड़ा सा ही रहता है। मान लो ये गाड़ी है जिस तरह से पीछे से हम लोग इसको देख रहे हैं, ऐसा पीछे से देख रहे हैं, कौन सी गाड़ी आती है पता नहीं ऐसी, बट फिर भी है ना। तो अब हम इसको ऐसा देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये रोड सरफेस का और हॉरिजॉन्टल का जो एंगल है इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। अब हमें क्या है, एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग देखना है। एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, गौर से देखना। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मान लो कि आपके पास एक गाड़ी है ऑफ मास m, इट इज ट्रैवलिंग अलोंग द कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस स्मॉल r। एक कर्व्ड रोड पे ट्रैवल कर रहा है ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो मैं ये चाहता हूं कि गाड़ी यहां पर से स्मूथली, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना टायर घसे, बिना कोई टायर घसे, वो स्मूथली 80 की स्पीड से ट्रैवल कर ले, ये आप चाहते हैं। तो आपसे ही पूछा जाएगा एज एन इंजीनियर कि उसका एंगल ऑफ बैंकिंग कितना रखे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जब ये हाईवे का डिज़ाइन हुआ होगा, है ना, आपने जो नेशनल हाईवे आया अपने पास से जो गुजरता है नेशनल हाईवे, तो जब ये डिज़ाइन किया होगा, मान लो अंबुजा की फैक्ट्री के पास का जो इस एरिया है वहाँ पर एक ऐसा इंक्लाइन वहाँ पर है बैंकिंग किया हुआ, तो उससे वो सोचा होगा देखो यहाँ पर गाड़ी कितनी स्पीड से आती है, ऑन एन एवरेज सब लोग 80 के या फिर चलो 100 की स्पीड से ट्रैवल गाड़ी चलाते हैं। हम चाहते हैं जब ये गाड़ी 100 की स्पीड से ट्रैवल करे तो एकदम स्मूथली ट्रैवल करे, बिना अपने टायर घसे, मतलब कोई फ्रिक्शन वहाँ पर होना नहीं चाहिए। रोलिंग तो हो गई होगा बट फिर भी ज़्यादा कोई फ्रिक्शन होना नहीं चाहिए। तो बिना टायर घसे कैसे, कितने मतलब अगर हम चाहते हैं कि 100 की स्पीड से ट्रैवल करें तो एंगल ऑफ बैंकिंग कितना रखना पड़ेगा उसके लिए। तो वो जो इंजीनियर्स ने कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल किया होगा, चलो वो फॉर्मूला आज हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहले इमेजिन करो एक गाड़ी है जिसका मास m है, वो एक कर्व्ड रोड जो कि बैंक भी है वहाँ से ट्रैवल कर रहा है। इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस देखो, आप कहेंगे देखो एक फोर्स तो उसका क्या रहेगा, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा फोर्स क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग नॉर्मली टू द रोड सरफेस। रोड सरफेस को कैसा रहेगा, वो नॉर्मल। अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। एक कंपोनेंट ये आएगा, ये टेढ़ा हुआ है क्या, mg सीधा आना चाहिए नीचे के लिए, ओके। तो नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट्स में बांटो, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट। सवाल उठा थीटा किसके साथ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर ये मान लो रोड सरफेस ऐसा था, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा था, तुमने रोड सरफेस को ऊपर उठाए तो देख नॉर्मल रिएक्शन की डंडी भी बेंड हुई। जितने एंगल से तुम रोड सरफेस को ऊपर उठाओगे नॉर्मल रिएक्शन उतने एंगल से क्या होगा, बेंड होगा। तो हम लोग कहेंगे कि फिर बोले ये थीटा रहेगा, ये रहेगा थीटा। और अगर ये थीटा है तो ये क्या बना, n cos थीटा, और ये क्या है, n sin थीटा, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं आप, सबसे पहला क्या करते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। कौन कौन से फोर्सेस थे, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। मैं बहुत ये डायरेक्टली ले रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में ऐसा मत लिखना। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल क्या है, एक है वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस को नॉर्मल होता है। अब ऐसा है, नॉर्मल रिएक्शन को आप दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन
कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। ओके, एक होगा n cos थीटा और दूसरा होगा n sin थीटा। अगर आपने नोटिस किया होगा n cos थीटा एग्जैक्टली ऑपोजिट किसके है, mg को, वो वेट mg को बैलेंस कर रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। और n sin थीटा क्या कर रहा है, देखो n sin थीटा उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसीलिए mv²/r। इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब आगे क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 से। जब इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे आप इक्वेशन नंबर 1 से, तो वो हो जाएगा n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r अपॉन mg। m और m हुआ कैंसल, n और n हुआ कैंसल, tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/rg। tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/rg। Therefore, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v²/rg, है ना। ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग का। मान लो आप गाड़ी की स्पीड लिमिट v रखना चाहते हैं, है ना, जो भी आप गाड़ी की स्पीड लिमिट रखना चाहते हैं, वो जो रोड आपने डिज़ाइन किया उसका रेडियस, है ना, और स्मॉल जी की वैल्यू डालो, कुछ ना कुछ नंबर आएगा, tan इनवर्स लेके उसका एंगल आ जाएगा, कुछ ना कुछ एंगल आएगा, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 9 डिग्री, ऐसा कुछ एंगल आएगा। तो वो एंगल आपको वहाँ पर सेट करना पड़ेगा इस स्पीड लिमिट के लिए। आई बात समझ में आपको। तो ये आपका एंगल ऑफ बैंकिंग का डेरिवेशन आता है। 2 मिनट ध्यान देना बेटा यहाँ पे। फिर उसके बाद एक और फैक्टर आता है ऑप्टिमम स्पीड लिमिट। ऑप्टिमम स्पीड लिमिट ऑफ अ व्हीकल, जिसको ये भी बोला जाता है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, ठीक है। ऑप्टिमम स्पीड लिमिट ऑफ अ व्हीकल और मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, ये क्या चीज़ होती है। मान लो किसी जगह पे लिखा हुआ है कि इस रोड का ऑप्टिमम स्पीड लेवल है 80 किलोमीटर पर आवर। गौर से सुनो बेटा, इस रोड का ऑप्टिमम स्पीड लेवल क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर है। तो तुम 80 की स्पीड से चलाओगे तो कोई मसला नहीं जाएगा, गाड़ी के टायर नहीं घसेंगे, आराम से स्मूथली टर्न ले लोगे तुम। अच्छा एक बात बता, उसी रोड पे मैंने 85 की स्पीड से गाड़ी चला दिया, क्या होगा। उसी रोड पे जहाँ पर ऑप्टिमम स्पीड लिमिट दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, मैंने 85 की स्पीड से गाड़ी चला दिया, 85, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा या सिर्फ टायर घसेंगे थोड़ा पीछे से। सिर्फ टायर घसते हैं थोड़ा पीछे से, है ना। मान लो कि आप चला रहे हैं गाड़ी, ऐसी वहाँ पर लिया हुआ है ऑप्टिमम स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर, और आप तुमने गाड़ी को टर्न मारे फटाफट 85 की स्पीड से, गाड़ी मारेंगे हल्का सा घसेगा टायर। कोई अगर बुज़ुर्ग बैठा है तुम्हारे पीछे, बड़े प्यारे प्यारे अल्फाजों से आपको नवाजेंगे वो, है ना। तो भैया 85 की स्पीड में गाड़ी चलाएंगे आप, या 90 की भी स्पीड में गाड़ी चलाएंगे आप, वहाँ पे गाड़ी पलटेगी नहीं, गाड़ी फिसल के एकदम आगे नहीं भागेगी। बस इतना है कि आप डेंजर जोन में चले जाएंगे, है ना। अब गाड़ी के जो टायर है वो क्या करेंगे, तेज़ी से घसेंगे, घस के वो टर्न ले लेंगे, जिसको ड्रैग रेसिंग बोलते अपन, घसेंगे वो और टर्न ले लेगी, बट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डेंजर जोन में चले जाएंगे। फिर उसके बाद एक आती है मैक्सिमम स्पीड लिमिट। दो है, एक मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, और एक आती है मैक्सिमम स्पीड। मान लो उसी रोड की मैक्सिमम स्पीड लिमिट थी 100 किलोमीटर पर आवर, तुमने 101 की स्पीड से चला दिया, तो आप बोलेंगे तुमने कर दिया अगाऊ धंधे, गाड़ी सीधा पलट जाएगी या फिर वो फिसल के सीधा आगे जो खाई वाई होंगी वहाँ होगा, आप गिर जाओ। चिकलदरा से हम लोग आ रहे थे, सब अपना स्टाफ मेंबर गए थे, सब टीचर्स सब लोग गए थे बाइक्स पे, चिकलदरा के घाट पे गए थे। हमारे एक परम मित्र, वो दोस्त काफ़ी मेरा करीबी दोस्त, वो भी ट्रैवल कर रहे थे, हम तो सब साथ में गए। उस टाइम मैनेजमेंट का काम वो संभालता था।
जाते वक्त मैंने गाड़ी चला, मेरी पल्सर थी उस टाइम, जाते वक्त मैंने चलाया, है ना। आते वक्त मैंने उसको दिया। हुआ क्या कि थक गया था मैं चलाते चलाते इतना, आते वक्त तू कर। हुआ ये था कि जब वहाँ गए तो कुछ कॉलेज के लड़के थे जो स्पोर्ट्स बाइक लेके आए थे, तो व्हीली स्टॉपी वो सब कर रहे थे। अब हमारा भाई ठहरा बालापुर का, आ गया उसको फुल जोश, है ना। घाट पे उतरते वक्त, घाट पे चिकलदरा आ गए होंगे ना आप लोग, उतरते वक्त जनाब 50-60 की स्पीड से चला रहे, वो भी कैसे, गाड़ी को बेंड करके। वो रेसिंग में होता है ना, यूँ 10-15 बार मैंने कल में पढ़ चुका था। अब तो गया, अब तो गया, है ना। अब हुआ क्या, एकदम स्टिफ टर्न आया, ऐसा एकदम स्टिफ टर्न आया, प्लस वो बारीक बारीक गिट्टियाँ होती है ना, क्या बोलते हैं, मुरम क्या कुछ बोलते हैं ना उसको, ऐसे बारीक बारीक गिट्टी थी एकदम, वहाँ पर वो थी। भाई ने पूरा टिल्ड किए, मैं वो बोलते हैं ना, बस ठोकने से पहले, गिरने से पहले इंसान के दिमाग में आया था बेटा अब गए मेरे इसमें आ गया, अब तो गए बेटा। मैं पीछे बैठा हुआ था, धाड़ करके गिरे, धाड़ 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 करके चलो आगे गए। किस्मत से ये टर्न पे हुआ, अगले टर्न पे होता तो खाई थी, है ना। तो चलो हुआ पूरा, दोनों रोल होते हुए गए, हम लोग, गाड़ी भी गई। अच्छा एक बात बता, लड़के अगर इस तरह से कहीं गिरते हैं, गाड़ी से स्लिप होते हैं या होता है कुछ, सबसे पहले वो किस चीज़ को देखते हैं, गाड़ी मैं भागा, मेरी गाड़ी उसको बेचारे को लग गया बुरा, मेरे को इतना सारा लग गया, बोले मेरे को नहीं देख रहे, बोले अपनी गाड़ी के लिए पीछे भाग रहा था, मैं फट से भागा मेरी गाड़ी। तो खैर हमारे भाई ने क्या करा था, मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्रॉस कर दिया था, उसका हर्जाना भुगतना पड़ा, उसको भी, सबसे ज़्यादा मुझको। उसको क्या है, सिर्फ ज़रा सा लगा, खून निकला, यहाँ से खून निकला, मेरी गाड़ी थोड़ा स्क्रैच आ गया उसके ऊपर तो भैया अब जो भी है वो हुआ, फिर भी चलो चल गए, आ गए, किसी तरह आ गए। और ऊपर से जनाब क्या बोलते, यहाँ आए तो अब स्टूडेंट से पूछे, सर ये आपको क्या हो गया, ऐसा वैसा। अरे तुम्हारे पाशा सर को बोले पीछे बैठ के नहीं आता, बोले बोले मैं गाड़ी चला पीछे से तो दबा दिया मेरे को, बोले उन्होंने है ना पूरा, मतलब ऐसा क्या बेटा। तो भाई उसके बाद से कभी उसको आज तक गाड़ी नहीं दिया मैंने खैर। तो अभी देखो वही बात चल रही थी कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्रॉस करने का क्या इशू होता है, मगर वो मैक्सिमम स्पीड थी, वो तो तुम गए बेटा। एक रहता है ऑप्टिमम स्पीड, जाते जाते बचे, है ना, तुम अभी जाते जाते बचे, तो वो एक वार्निंग साइन आ जाती है कि भैया तुमने ऑप्टिमम स्पीड क्रॉस कर दी। तो अब ऐसा है कि ऑप्टिमम स्पीड की वैल्यू क्या होगी, लिमिट क्या होगा, बहुत आसान है। अगर आपसे पूछा जाए ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ऑप्टिमम स्पीड लिमिट ऑफ अ व्हीकल अलोंग अ कर्व बैंक रोड, पूरा एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक फॉलो करो, पूरा यहाँ तक ऐसे कैसे फॉलो करो, पूरा का पूरा एज इट इज़, बस यहाँ से चेंज होगा, वो आर जी को उधर भेजो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा। ये मेरे पास ऑप्टिमम स्पीड लिमिट ऑफ अ व्हीकल अलोंग अ कर्व्ड बैंक रोड, या जिसको हम लोग कहते हैं आपका मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, समझ में आ गया ना। पूरा वहाँ तक ऐसी की वैसी है, बस वो आर जी को इधर भेजो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। अगर आपने नोटिस किया होगा मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड जो अपन ने निकाले थे, वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, एंगल ऑफ बैंकिंग और ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला, सब में एक चीज़ गायब है, वो है स्मॉल एम, मास ऑफ व्हीकल गायब है। मतलब क्या, ये सारी वैल्यूज़ को मास ऑफ व्हीकल से कोई लेना देना नहीं। वो जो स्पीड लिमिट है वो छोटी सी कार के लिए भी है, ऑल्टो कार के लिए भी है, और एक बड़े से ट्रक के लिए भी है, दोनों के लिए सेम वैल्यू है ना। तो ये बात आप लोग याद रखना कि सारी वैल्यूज़ जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल, नोट करो।